अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी बाजू के बारे में और बाजू से क्या क्या हमारे पास बेसिकली जो हमारा शोल्डर जॉइंट है, आज हम उसको बताएंगे आपको। और ये बताएंगे कि क्या क्या पैथोलॉजीज हो सकती हैं, क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जो कि इसके साथ एसोसिएट हो सकते हैं। अगर हम स्टार्ट करें तो शोल्डर जॉइंट जो होता है, जो हमारा ये बाजू है जिससे हम काम करते हैं, कोई चीज़ पकड़ते हैं, बेसिकली ये इस्तेमाल में आने वाला जॉइंट होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा काम वाला जोड़ है जिसे हम बहुत सारे अपनी डेली एक्टिविटीज़ के काम जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब बहुत सारे मसल्स इसमें अटैच होते हैं और दो बोन्स हैं जो इसके साथ बेसिकली अटैचमेंट दे रही होती हैं। एक हमारी ये वाली बोन है जिसको हम ह्यूमरस कहते हैं और एक बैक बोन है जिसको हम स्कैपुला कहते हैं। हमारा जो ज्वाइंट है वो बेसिकली इन दो बोन से जो है वो मिलकर बनता है। स्टार्टिंग विद अब हम ये बात करेंगे कि हमारा जो शोल्डर ज्वाइंट है उसे हम कौन कौन सी जो मूवमेंट है वो करवा सकते हैं। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करवा सकते हैं बेसिकली। ठीक है, इससे हम एबडक्शन एडक्शन करवा सकते हैं और मीडियल या लैटरली मूव करवा सकते हैं शोल्डर ज्वाइंट को। हमारी इस वीडियो का मकसद आपको ये बताना नहीं कि आप अपने इस जोड़ से क्या क्या मूवमेंट करवा सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो का मकसद ये है कि आप लोगों को पता चल सके कि ऐसे क्या क्या पैथोलॉजीज़ हैं, ऐसे क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं, क्या क्या मसले हैं जो आपके इस जोड़ के साथ हो सकते हैं और किस वजह से हो सकते हैं और उसको आप लोगों ने ट्रीट कैसे करना है। अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कुछ लिगामेंट्स होते हैं। लिगामेंट्स का मतलब होता है ताल्लुक, जो हमारी एक बोन को दूसरी बोन के साथ जोड़ती हैं, उनको हम लिगामेंट कहते हैं। तो कुछ लिगामेंट्स होते हैं जो हमारी इस शोल्डर जॉइंट पे प्रेजेंट होते हैं। एक्रोमियोक्लेविकुलर सेपरेशन को एक्रोमियोक्लेविकुलर सेपरेशन बेसिकली आ जाती है आपके लेगामेंटम इंजरी के अंदर। आपका जो लेगामेंट है जो आपके जोड़ के ताल्लुक बना रहा है एक बोन को दूसरी बोन के साथ, उसमें कोई मसला आ सकता है। अब इसमें तीन तरह की चीज़ें आ जाती हैं। मीन स्प्रेन्स आ सकते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री। अब स्प्रेन का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जो है स्प्रेन से मुराद है कि कोई भी पेन या कोई भी स्वेलिंग आपके जोड़ में आ गई है, लेकिन आपकी जो बाजू है या आपका कोई भी जो जोड़ है वो डिसलोकेट नहीं हुआ, अपनी जगह से नहीं हिला, सिर्फ उसमें दर्द है या सोज पड़ गई है। अगर हम बात करें तो हमारे पास जो फर्स्ट डिग्री स्प्रेन होती है उसमें क्या होता है कि आपका जो एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट है वो स्ट्रेच हो जाता है, उसमें खिंचाव आ जाता है। ठीक है, जो हमारे पास दूसरा डिग्री होता है उसमें ये होता है कि हमारे पास दो तरह के, अब हम लिगामेंट्स की बात करेंगे, एक एक्रोमियोक्लेविकुलर जो कि रप्चर्ड हो जाता है जिसमें डीजनरेशन, और दूसरा जो लिगामेंट होता है उसके अंदर खिंचाव बढ़ जाता है। ठीक है, वो मतलब स्ट्रेच हो जाता है अपने लिमिट से ज़्यादा। थर्ड डिग्री में क्या होता है कि हमारे पास जो दोनों ही लिगामेंट्स हैं, जो लिगामेंट्स बाजू को जोड़ रहे होते हैं दूसरी बोन के साथ, वो दोनों ही रप्चर्ड हो जाते हैं, मतलब वो डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लेविकुलर फ्रैक्चर की। अभी जो क्लेविकुलर फ्रैक्चर है वो बेसिकली चिल्ड्रन में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। आपने देखा होगा कि अक्सर जो बच्चे हैं वो अपनी बाजू जो है वो बहुत बाहर की तरफ रखते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बाजू बाहर की तरफ रखी हो तो बच्चा जो है वो गिर जाता है और गिरने की वजह से उसकी जो बाजू जो बाहर की तरफ थी उसमें फ्रैक्चर आ सकता है, उसका फोर आर्म या जो रिस्ट होती है उसमें फ्रैक्चर आ सकता है। बट होता क्या है कि आपका जो क्लेविकल है जिसको आप लोग ब्यूटी बोन कहते हैं उसमें फ्रैक्चर आ जाता है। हम बात कर रहे हैं ह्यूमरल नेक फ्रैक्चर की। हमारे पास जो हमारी जो शोल्डर की बोन होती है, ह्यूमरस जिसको हम कहते हैं, उसमें फ्रैक्चर आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये एल्डरली में ज़्यादातर कॉमन होती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जो बड़े होते हैं वो भी अपनी बाजू जो है वो बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा रखते हैं, ओवर स्ट्रेच मतलब स्ट्रेच होती है और बाहर की तरफ होती है, तो वो भी गिरने की वजह से हो जाता है। ठीक है, तो इम्पैक्टेड फ्रैक्चर बेसिकली हम इसको कहते हैं। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर एक ऐसा फ्रैक्चर होता है जिसमें हमारी अगर एक बोन जो है वो टूटी है तो उसका जो कुछ हिस्सा है वो आपकी दूसरी बोन के अंदर मूव कर जाता है। तो जो हमारे पास ह्यूमरल का नेक जो फ्रैक्चर होता है उसको हम इम्पैक्टेड फ्रैक्चर भी कहते हैं। कि हो सकता है कि अगर आपकी ह्यूमरस की एक हड्डी टूट, मतलब उसका कोई पार्ट फ्रैक्चर, उसका कोई पार्ट जो है वो टूटा है तो वो किसी और बोन की तरफ मूव कर जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिड ह्यूमरल फ्रैक्चर की। अगर आप लोग जो है वो ओवर मूवमेंट कर रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं अपनी बाजू पर, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा बॉलर्स को, बॉलर्स जो होते हैं वो अपनी बाजू को बहुत ज़्यादा ट्विस्ट कर लेते हैं। तो समटाइम ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा फोर्स लग जाती है आपके ज्वाइंट पे, तो आपका जो ह्यूमरस होता है वो मिड पोर्शन से फ्रैक्चर हो जाता है, उसमें मतलब वो बीच में से टूट जाती है।
थर्ड अगर हम बात करें तो आपका जो ह्यूमरस होता है उसके अंदर से रेडियल नर्व पास कर रही होती है, एक नर्व जो होती है वो उसके अंदर से पास कर रही होती है। तो बेसिकली जब आप लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, जो रोटेटिंग फोर्स, जब आप बहुत ज़्यादा बाजू को रोटेट कर लेते हैं तो उस रोटेटिंग फोर्स की वजह से आप लोगों की जो बाजू है उसके अंदर से एक रेडियल नर्व पास कर रही होती है, तो उसकी इंजरीज का जो रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। थर्ड, कोई भी पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से जो लोग होते हैं वो इनटेक करते हैं, कार्सिनोजेंस का इनटेक करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो एक तो इम्यून सिस्टम उनका वीकेंड होना शुरू हो जाता है, उनके लंग्स, किडनीज और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होते हैं उनमें भी डिफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी बाजू है वो फ्रैक्चर से रिलेट कर सकती है। अब हम बात करते हैं कि मोस्ट कॉमन इंजरी आपकी बाजू में क्या हो सकती है, कि आपका जो शोल्डर है वो इंटीरियरली डिसलोकेट हो सकता है, मतलब वो अपनी जगह से हिल सकता है। अब इसकी हिलने की क्या वजह है, कि आप लोग ने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा अपनी बाजू को बाहर की तरफ बहुत फोर्सफुली खींचते हैं, मीन्स एबडक्ट करते हैं या तो लैटरली रोटेट कर जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा फोर्सफुल जब आप लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उस वजह से आपका जो ज्वाइंट है वो हिल सकता है, अपनी एग्जैक्ट उसकी पोजीशन है वो उस पोजीशन से हिलकर कहीं और जगह पर भी जा सकता है, जिसको हम डिसलोकेशन कहते हैं। अब ये जो हमारे पास ग्लिनोह्यूमरल सबलक्सेशन भी हो सकती है। सबलक्सेशन हम बेसिकली कहते हैं कि आप लोगों का जो जॉइंट होता है वो पार्शियली डिसलोकेट कर सकता है, उसमें पार्शियल डिसलोकेशन आ जाती है। अब होता क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो एक्सीडेंट के मतलब शिकार होते हैं, उनको कोई एक्सीडेंट या कोई भी ट्रॉमा होता है और वो हेमीप्लीजिक होते हैं, मीन्स हाफ पैरालाइज्ड पेशेंट होते हैं। अब उनसे होता क्या है कि एक तो पेशेंट पहले ही पैरालाइज कंडीशन में है, उसकी जो बाजू है वो वेट को उठा नहीं सकती है और उस पर ऊपर से ग्रेविटी फोर्स भी एक्ट हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास पार्शियल डिसलोकेशन हो सकती है आपके ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की, मतलब ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट की, जो कि एक शोल्डर का लिगामेंट है जो कि बोन टू बोन जोड़ रही होती है। कोई भी सिंड्रोम हो सकता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कोई स्वेलिंग और सुवेयर इन्फ्लेमेशन हुई होती है पेशेंट्स को, ठीक है, वो बेसिकली कहते हैं एडहेसिव कैप्सुलाइटिस को, मतलब उनमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है, कोई भी स्वेलिंग हो सकती है, और ये जो स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन होती है वो पेन कॉजिंग होती है, बहुत पेन कॉज करती है। लास्ट अब हम बात करेंगे तो फ्रोजन शोल्डर की बात करेंगे। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि विद द ओवर एज जो पेशेंट्स होते हैं या विद द ओवर एज कोई भी लोग आप लोगों ने देखे हैं कि जिनकी उम्र जो होती है वो बहुत बढ़ जाती है, वो अपनी जो जोड़ है उनको ज़्यादा हिला नहीं सकते, वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उनकी जो होती है, उनकी जो रेंज होती है वो बहुत कम हो जाती है, लॉस होने लग जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से उनको बहुत पेन का भी मतलब वो पेन का भी सामना करना पड़ता है। फ्रोजन शोल्डर कहते हैं ये विद द एज जो पैसेज ऑफ टाइम ये होता है कि आपकी जो बोन्स होती हैं उनके अंदर डीजनरेशन शुरू हो जाती है, और उस डीजनरेशन की वजह से जो बहुत ज़्यादा जिनकी एज हो जाती है वो अपने मतलब काम नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से जाहिर सी बात है जब आप किसी चीज़ को वर्कआउट में नहीं लेकर आएंगे तो वो टीयर की तरफ जाती जाएगी। तो बेसिकली जो टीयर होता है वो कोई एक्यूट ट्रॉमा या ग्रेजुअल डीजनरेशन की वजह से होना शुरू हो जाते हैं। सो स्टार्टिंग विद द ट्रीटमेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाउ टू ट्रीट एक्रोमियोक्लेविकुलर सेपरेशन। सबसे पहले आप लोग उस पेन को रिड्यूस करेंगे जो कि उसको कॉज कर रही है। आइस देंगे, हम पेशेंट को रिकमेंड करेंगे कि वो आइस यूज़ करें ताकि पेन और स्वेलिंग जो है वो रिड्यूस हो सके। इसके अलावा हम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम इन्हांस करेंगे, उसका जो थेरापिस्ट रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम जो होता है वो परफॉर्म करवाता है, उसको मीन्स जेंटल एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाता है और उसको प्रोग्रेसिव एक्सरसाइजेस करवाता है ताकि वो हील कर सके जल्दी। उसको पेन या एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिटेशन जो होता है वो हम रिकमेंड करते हैं, और रेस्ट हम पेशेंट को कहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट कर सके, अपने इस बाजू को कम से कम हिलाए ताकि उसकी पेन जो है वो कम हो सके। ग्लिनोह्यूमरल सबलक्सेशन को ट्रीट करने के लिए मीन्स जो पार्शियल डिसलोकेशन होती है उसको आप ट्रीट कैसे कर सकते हैं? रिहेबिलिटेशन के थ्रू कर सकते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को, कोई सर्जरी कर सकते हैं। अब सर्जरी आप तब पेशेंट को रिकमेंड करेंगे अगर तो उसकी जो डिसलोकेशन है वो दोबारा से रीअकर कर जाए, रीअकरेंस हो जाए उसकी। और फोर्थ हम उसको क्या करवाएंगे, क्लोज रिडक्शन करवाएंगे, जो कि आपका डॉक्टर जो है थेरापिस्ट होता है वो अटेम्प्ट करवाता है ताकि जो पेशेंट की बॉडी का मैनोवर है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ सके। फ्रोजन शोल्डर को ट्रीट करने के लिए जो हमारे पास बेस्ट ट्रीटमेंट आ जाता है वो आपका जो फिजिकल थेरेपिस्ट होता है वो प्रोवाइड करता है।
फिज़िकल थेरेपिस्ट जो होता है वो एक्सरसाइज रिकमेंड करता है अपने पेशेंट्स को, ताकि वो अपनी जो शोल्डर है उसकी मूवमेंट करवा सकें, और जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो वही प्लान कर सकता है। इसके अलावा आप कोई भी मेडिसिन पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं, स्टीरॉइड्स इंजेक्शंस दे सकते हैं पेशेंट को, और ज़्यादा से ज़्यादा और जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो एक्सरसाइज है।